चालू हो गया। सूक्ष्म राशि काल गणना 60 प्रति विकला बराबर एक विकला, एक विकला, 60 विकला बराबर एक कला, एक कला और 60 कला बराबर एक 60 अंश। अंश यानी एक अंश से लेकर 30 अंश तक। कितने अंश रखना हमने अब? 30 अंश बराबर एक राशि। एक राशि, एक राशि। तो कितने सूक्ष्म चीज़ें आ गई। जब प्रति विकलाएँ पूर्ण होती हैं तो तब जब 60 हो जाती हैं तब जाके एक कला बनती है। जब उन 60 कलाओं को विकलाओं को इकट्ठा किया जाता है तो एक कला बनती है। 60 एक विकला बनती है। जब 60 विकलाओं को इकट्ठा किया जाता है तो एक कला बनती है। कलाएं जो होती हैं अभी सब आगे को जब बनाएंगे 30 अंशीय की राशि में ना तो विभक्त कर देंगे। ठीक, तो ऐसे ही जब एक कला, जब ऐसी 60 कला को हमने एकत्रित किया तो क्या बना? एक अंश। और एक ऐसी एक अंश से हमने 30 अंश एकत्रित किए, क्या बन गया? फिर वो एक राशि बन गई। तो एक राशि बराबर, यानी कि अब इसमें से कोई भी राशि हो सकती है, मेष से लेकर मीन तक सबका 30 अंश मान होता है एक एक राशि का। तो टोटल कितनी बार राशियाँ होती हैं? 12। ठीक है, 12 राशि बराबर एक राशि कितने अंश की है? 30 अंश की है। और गुणा कितने से कर देंगे? 12 से। 12 तियान 360, 36, 12 तियान 36 यानी कि 360 अंश। ठीक है, 360 अंश हो जाएगा। 360 अंश में 360 अंश पूर्ण हो गया। अब 360 अंश में हम देखेंगे कि 12 राशियों को हमने विभक्त करना है। क्या करना राधे? विभक्त करना। 12 राशियों को विभक्त करना। आज एक और नया तुम्हें इसमें बताते हैं। वो कपड़ा कहाँ गया तुमसे छूटा? बस इतना लिख दिया ना? ठीक है। अब हमने क्या करना है बताओ? 360 अंश का एक गोला बनाना है। क्या करना चाहते हैं? 360 अंश का एक गोला एक बनाया हमने वृत्ताकार। ठीक है, 360 अंश का एक गोला बना लिया। अब हमने यहाँ से शुरू किया। ठीक है, इसको हमने कितने भागों में बांट दिया? अभी 4 भागों में बांट दिया। आपने देखा होगा कि 0 को यहाँ से शुरू कर दिया। हमने बोला एक राशि कितने अंश की होती है? 30 अंश की होती है। ध्यान रखना। ठीक है, अब रहा अंशों से आ रहा है, अभी तक तुमने पढ़ लिया। तो यहाँ से लेकर ये कितने का गोला है? 360 अंश का गोला है। इसमें हमने 12 राशियों का निर्माण करना है। तो कैसे होगा? 0 से लेकर ठीक सामने कितना होता है हमेशा? 30, 90। हाँ 0 से लेकर 90 होता है ना। जब हम चांदा लेते हैं, चांदे से जब खींचते हैं तो सामने कितना होता है? 180 होता है। 180 चांदे के होता नहीं 180 सामने। और उसके ट्रायंगल ठीक कितने का बनता है? 90 का बनता है ऊपर। और ठीक इसके नीचे बनता है 270, फिर बनता है 360। तो हमने पहला रखा 0 से सीधे 90, 90 से फिर सीधे इसका दुगना 180 अंश। ठीक, इसको लिखो। फिर लिखो 270, क्योंकि 90 में कितना और जोड़ना है? 90, 0 9 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौको 36। ठीक इस पॉइंट पे इस 0 को हम क्या कर देंगे? इस पॉइंट के ठीक ऊपर में लिख देंगे। और जब ये पूरा हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस पॉइंट वाला तीर का 360। बहुत अच्छी बात हो गई, 360 हो गई। इस तरह से हमने 360 अंश का पूरा गोला बना दिया। ठीक है, इसमें हमने 12 राशियाँ करनी है। तो 0 से लेकर 90 तक कितने भाग हो जाएंगे एक राशि के? 3 भाग हो जाएंगे, 3 होंगे। ठीक है, क्योंकि 30 अंश की एक राशि हमने बोला तो हमने को लगभग इतना आइडिया लगाना है कि इसके 3 भाग करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ से लगभग यहाँ तक एक भाग मान लिया हमने एग्जाम्पल, क्योंकि हम एकदम तो नाप नहीं सकते हैं, स्केल से नापा जाएगा। हमने समझ लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 अंश, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 अंश। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 0 से लेकर 30 अंश। कितना लिखेंगे? 30 अंश। और फिर यहाँ से यहाँ तक 60 अंश। ठीक है, फिर यहाँ से 90 तक, फिर इसके भी 3 भाग कर देंगे। 3 भाग हो जाए, 3 चौक 12, बस बात। इसके भी ठीक 3 भाग। 4 भाग हो गए तो 4 3 एक भाग में 3 राशियाँ आ रही हैं तो 4 3 12 राशि आ जाएंगी छुट्टी। ठीक है, ये लाइव भी सुन रहे हैं, उन लोगों को भी जब तक कुछ उनका प्रश्न हो, है ना? जो भी हो।
ठीक है, कोशिश ये होगी समझ में आ जाए बस। तो 0 से लेकर 90 तक 3 होते, तो हमने यहाँ पर 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश, फिर 30 अंश जोड़ते हुए चलेंगे। 90 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 120। 120 में 30 जोड़ेंगे फिर 150। ये हिंदी वाली गिनतियाँ हैं, ठीक है। और फिर हमने 180 में फिर 30 जोड़ा, कितने हो गए? 110। 210। 310 नहीं होगा, ठीक है। 210। 210 और 210 में फिर 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। और 240 में फिर हम कितना जोड़ेंगे? 270 लिखा हुआ पहले से। 270 में फिर 30 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 300। 300 अंश। और 300 अंश में फिर 30 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 360। 330। 330। 330 में फिर हमने जोड़ दिया तो 360 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आना चाहिए, आ रहा है ना? हाँ। ठीक है। तो 0 से लेकर 30 तक एक राशि हो गई है, ठीक है। अब ऐसे हमने पूरा विभक्त कर लिया, 360 अंश का गोला बना लिया, और हमको पहले ही पता चल गया कि एक राशि कितने अंश की होती है? 30 अंश की। तो 0 से लेकर 30 तक हम यहाँ पर क्या लिख देंगे राधे? मेष। क्या लिख देंगे? मेष लिख दो। और 30 से लेकर 60 के अंदर क्या लिख देंगे? ब्रश, मिथुन। ठीक है। और यहाँ तक क्या लिख देंगे? मिथुन लिख देंगे, ठीक हो गया। यहाँ से क्या लिखेंगे? गुरुजी लिख दिया मिथुन। मिथुन ही हो गया, चलो लो, हाँ कोई याद नहीं, लेकिन वो ठीक है। 360 अंश से क्या हो गया? मिथुन हो गया। कर्क। और ऐसे करके हम कर्क। सिंह। तुमने बना दिया गोला? हाँ तुम्हारा बनाना पहले, ठीक, केवल समझ लो। वैसे भी कैसे समझना, चार्ट से समझना चाहिए ऐसे। सिंह। तो 120 से लेकर 150 तक सिंह, ठीक है, सिंह। फिर राशि बोलो आगे। कन्या। कन्या। फिर तुला। वृश्चिक। धनु। वृश्चिक, धनु। धनु, मकर। मकर, कुंभ मीन। और मीन, ठीक है। बढ़िया। 12 राशियों को हमने कितने में विभक्त कर दिया? 360 अंश में विभक्त कर दिया। समझ में आ रहा है राधे? जी। आ गया ना? तो जब मेष राशि शुरू होती है, यानी कि यहाँ पर देखो, फिर बना लेना, एक बार देख लो, समझ लो ना, फिर बना लेना। तो जब मेष राशि शुरू होती है तो 0 अंश से शुरू हो रही है। कहाँ से हो रही है? 0 होते ही यहाँ पर कितना हो जाएगा? इसको छोटे एकदम सूक्ष्म भाग में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हम कितने लिखने हैं? हमने 30 बनाने हैं। ऐसे बन गए 30, समझो। तो हमने एक अंश से शुरू करना है। तो इस एक अंश से जब ये सूर्य क्या है अपना? संक्रांति को प्रारंभ करता है किसी भी राशि में। जैसे सूर्य कहते हैं ना, मेष राशि में जाता है तो कितने पे जाता है? एक अंश से शुरू होता है, मेष राशि पे शुरू होता है। तो सूर्य कहाँ से शुरू होता है? ठीक, एक अंश से। तो जब एक अंश से लेकर 30 अंश पूर्ण कर लेता है अपने, तो एक राशि को पूर्ण कर लेता है, यानी कि मेष राशि पूरी हो जाती है। फिर वृष में चला जाएगा। फिर वृष में चला जाएगा, फिर मिथुन में चला जाएगा। अभी वर्तमान में सूर्य कर्क राशि का है, कर्क राशि का है ना। तो जितने दिन हो गए आज कर्क राशि में, जब से गया, कब से गया था? 16 जुलाई से गया था। आज कितने जुलाई है? 23। एक दिन का सूर्य कितना अंश चलता है? एक अंश चलता है, क्योंकि 30 दिन में उसको 30 राशि पूरी करनी है, यानी कि 30 अंश पूरे करने हैं, यानी कि एक राशि पूरी करनी है। तो 16 जुलाई से लेकर आज कितनी तारीख है? 23 जुलाई है। 16 और 4 7 कर दिए। 7 दिन पूरे कर लिए, यानी कि 7 अंश चल गया। 7 अंश पूर्ण कर लिए। तो यहाँ पर से हमने बोलना है 1, 90 तो है ही, 91। क्या बोलना है? 91। उसको इस कर्क राशि के लिए यहीं से 1 शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। इस पॉइंट पे अभी क्या चल रहा है? अभी सूर्य। आज के दिन यहाँ पर सूर्य चल रहा है कर्क राशि का। समझ में आ रहा है अभी? अब इस कर्क राशि के हिसाब से जो मास चल रहे थे, तो मैंने बोला सूर्य संक्रांति के हिसाब से कौन सा मास शुरू होता है? बैसाख। कौन सा होता है? तो यहाँ पर मेष के सामने लिख दो बैसाख। अब समझ में आ रहा है? इसमें लिख दो बैसाख।
जब बैसाख शुरू मेष में हो गया तो अब ये 12 मास के नाम भी तुम्हें याद होने चाहिए और ऐसे रखते हुए चलो। बैसाख, फिर वृष में क्या आ जाएगा, ज्येष्ठ, जेठ, आषाढ़, तुलना आषाढ़, श्रावण। अभी श्रावण का मास चल रहा नहीं चल रहा है, और सूर्य आज में पता चल गया कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है। तो 1 2 3 4 कितने हो गए, 7 डिग्री पर चल रहा है। इसको अंश को ही डिग्री कहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, इनसे हिंदी में डिग्री है। कहते हैं। हिंदी में अंश और इंग्लिश में डिग्री। तो यानी कि 30 डिग्री की एक राशि होती है, यानी 7 अंश आज सूर्य वर्तमान गोचर कर रहा है। ऐसे कल फिर 8, कल 24 तारीख हो जाएगी तो 8 9 10 ऐसे दिन बीतते जाएंगे। 30 दिन में ये राशि को पूर्ण कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले पूरे मास लिख लेते हैं। तो श्रावण सिंह राशि में कौन सा होता है, भाद्रपद। समझ में आ रहा ना गोला इसमें, अश्विन आ गया। फिर क्या हो गया कन्या में, भाद्रपद के बाद अश्विन, आश्विन, फिर कार्तिक। मैंने आपको उच्च और नीच राशि लिखाई थी ना। सूर्य जब मेष राशि में होता है तो कहाँ रहता है, उच्च का हो जाता है। हाँ, तो तुला में नीच हो अपने से सप्तम में क्या हो जाता है, नीच हो जाता है। तो सूर्य अब देखो आज से 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद अपनी राशि में ये यानी कि तुला राशि में नीच हो जाएगा, ठीक है। वो अभी आगे को लिखाऊंगा उच्च और नीच, तो समझ में आ जाएगा। तो इस गोले से सब कुछ समझ लेना है हमने, ठीक है। चलो तुला में कौन सा हो गया, कार्तिक। फिर वृश्चिक में मार्गशीर्ष, हाँ मार्गशीर्ष, ठीक है। आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष अगर नहीं बोल सकते, अगर बोल सकते हैं मार्गशीर्ष, ठीक है। पौष, फिर क्या आ गया धनु राशि में, पौष मास। फिर मकर में माघ, और कुंभ में फाल्गुन, ठीक है, फाल्गुन हो गया। फिर उसके बाद मीन में कौन सा मास आ जाएगा, चैत्र, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कौन से समझ लीजिए, 12 राशियों में 12 मास हो गए पूरे, ठीक है। सूर्य संक्रांति 1 बैसाख मास से प्रारंभ होगा 0 से, ठीक है। कहाँ तक देखना है, यानी कि 1 2 3 7 अंश हमको पता चल गया सूर्य। ऐसे ही सभी ग्रह अभी वर्तमान गोचर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वर्तमान गोचर मतलब होता है ना, गोचर मतलब, चर मतलब होता है चलायमान, ठीक है। गो मतलब बहुत सारे अर्थ होते हैं, गो के गाय भी है और इंद्रियां भी होती हैं। और यहाँ पर हमने ग्रहों से लेना है, ठीक है, अपने राशियों से लेना है, ठीक है। चलायमान नक्षत्रों का संचालन करते हैं किसके अंदर, गोचर ग्रहों के अंदर, ठीक है। तो ऐसे गोचर ग्रह में पंचांग में अभी सब दिए रहेंगे कि सूर्य के आदि ऐसी 9 ग्रह ऐसी गोचर करते रहते हैं। अब कौन सा किस में गोचर कर रहा है तो ये हम चेक कर सकते हैं। ये इतना बेहतरीन बनाया, बहुत बढ़िया ये चार्ट, इसमें हर चीज़ हिंदी ठीक हो में गया? तो राशि, अंश, कला, विकला सब आ गया। हाँ, चलो हाँ लिख लो, मैं मिटा नहीं रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, लिख लो इसको, ठीक है। मोबाइल तुमने क्या याद किया, इरादे है सुनो, तुमने उच्च नीच याद कर लिए, हाँ तुम लिख लो तब तक, है ना। तो उच्च नीच में देखो, अब हमने सबसे पहले क्या बोला था, जी। सूर्य कितने अंश पे उच्च होता है, सूर्य, सूर्य जो होता है अभी तुमने याद नहीं किया। 10 पे होता है, 10 पे होता है। चंद्रमा 3 पे। मंगल, अब ये काम आएगा, ठीक है। जब तक अंश याद करोगे तो यहाँ से हम अंश को अब यहाँ पर गिन सकते हैं। अब तुम्हारे लिए ये अच्छा बन गया कि तुम कोई भी अंशों को गिन सकते हो कि कौन सा ग्रह कितने अंश पे उच्च होता है, किस राशि पे होता है और कहाँ तक रहता है, ठीक है। समझ में आ रहा ना। तो अब इस तरह से हम देखेंगे। अब यहाँ पर उच्च नीच भी अगर तुम लिखना चाहो तो एक साइड से लिख लो, ठीक है। क्या लिखना चाहो, उच्च नीच। तो ये तो लिख लिया होगा ना सबने, जी। ये अलग बना लें? हाँ अलग बनाओ, एक टाइम है उसका लगने का ना, इसके भी टाइम बताता हूँ तुम्हें। अभी तुम्हें सब इसमें विभक्त किए जाएंगे इसी वाले में। जैसे कि समझने के लिए मैं सोच रहा हूँ सरल विधि अगर ऐसे तुम्हें समझ में आए तो अच्छी बात होगी, क्योंकि तुम्हें इससे क्या हो रहा है, अंश भी पता चल जा रहे हैं, ठीक है, राशि पता चल जा रही है और मास का पता लग जा रहा है, और ग्रह, सूर्य ग्रह आदि 9 ग्रह कैसे गोचर चलते हैं। क्योंकि सूर्य कभी भी श्रावण के बाद फिर आषाढ़ वापस नहीं आएगा। कहाँ जाएगा वो, भाद्रपद में जाएगा।
तो इसका मतलब सूर्य चंद्र हमेशा क्या होते हैं, मार्गी। क्या होते हैं, मार्ग मार्गी मतलब होता है अपने सीधे मार्गों पे चलना। सूर्य चंद्रमा कभी चले नहीं, बकरे नहीं चलते। वक्री नहीं होते, ठीक है। बाकी और ग्रह मंगल से लेकर राहु केतु तक क्या होते हैं, वक्री हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन जो राहु केतु होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, वक्री होते हैं। मतलब चलते हैं। राहु हमेशा 180 से लेकर 0 से लेकर 180 के सामने रहते हैं। अगर राहु यहाँ पर है तो केतु यहाँ पर होगा, आमने सामने। अगर केतु यहाँ पर है तो राहु यहाँ पर होगा किसी की कुंडली में, ठीक है। तो राहु केतु, ये सूर्य और चंद्रमा कैसे चल रहे हैं, सूर्य इसके बाद कहाँ जाएगा, सिंह में, इसका मतलब ऐसे चल रहे हैं, और राहु केतु ऐसे चल रहे हैं इस गोले में। आप समझ में आ रहा ना, चलने की स्थिति ग्रहों की ये होती है। तो राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, और माना जाए सूर्य चंद्रमा मार्गी होते हुए अन्य मंगल बुध गुरु शुक्र, अभी शनि, जैसे शनि वक्री है, गुरु भी वक्री है। क्यों वक्री होते हैं इसकी चर्चा कभी दूसरे दिन करेंगे कि सूर्य के साथ सारे ग्रह वक्री हो जाते हैं जब उस डिग्री के अंदर आते हैं, ठीक है। इसकी चर्चा कभी दूसरे दिन करेंगे। फिलहाल ये समझो कि इस तरह से गोचर ग्रह चलते हैं। कौन कितने अंश पे उच्च होता है, नीच होता है, इसको लिख लो, ठीक है, इससे समझ जाओगे। तो यहाँ पर लिख लो ग्रह, तुमने तो लिख लिया ना, ठीक है। इसमें लिख लो ग्रह, समझ में आ रहा है, जी। अच्छा। यहाँ पर ग्रह लिख लिया, और ये लिखो उच्च, और यहाँ पर लिखना है, इसमें वैसे जगह नहीं बच रही है। और सर्वज्योतिष संग्रह में लिखा हुआ है ग्रहों के उच्च और नीच राशियाँ लिखी हुई हैं, वहाँ भी याद कर लेना, ठीक है। छोटे छोटे लिख लेता हूँ। ग्रह ये तो हो गया उच्च, और ये हो गया नीच, इससे समझ जाना, ठीक है। ये तो अब देखो, सबसे पहले हमने ग्रह कौन सा लिखा, सूर्य। सूर्य किस राशि का उच्च होता है, तो मेष राशि का लिखना है। किस राशि का लिखना है, मेष राशि का। और अपने से कोई भी ग्रह अपने से 7वीं राशि में नीच हो जाता है। अभी राशि याद हो गई, अभी नहीं की है, ठीक है। जब राशि याद करोगे तो मेष के बाद मेष, वृष, मिथुन करके सिंह, कन्या, तुला, ठीक है। तो तुला राशि में क्या हो जाएगा राधे, नीच हो जाएगा। और जैसा फल अपना उच्च में देता है, उच्च का फल सूर्य क्या फल देता है, तो हमने पूरा याद करना है। सूर्य पिता का कारक होता है, आत्मबल, सरकारी नौकरी, अच्छे पद पर उसको कार्यरत करना, राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा, हर चीज़ में डॉक्टर बनाना, वकील बनाना, ये सारे किसके कार्य होते हैं, सूर्य के। अगर उच्च होगा तो किसी में उस व्यक्ति को ऐसे इससे रिलेटिव काम कराएगा, और नीच का होगा तो उससे अपोजिट पूरे कार्य करेगा, ठीक है। अग्नि भय आदि हो सकता है, सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, पढ़ाई कम होगी, शिक्षा छूट जाएगी, ये सारा हम उच्च नीच से बताएंगे। इस तरह से पहले सब कुछ याद करते हुए चलो, तब जाके आगे अच्छा फलित बना सकते हो, ठीक है। तो सूर्य मेष राशि में उच्च और तुला राशि में नीच। अंश यहाँ पर लिख लो, इसमें छोटा सा एक और कर लो, अंश क्या लिख लो, अंश। तो अंश को लिख लो 10 अंश का। कितने अंश का, 10 अंश में उच्च नीच होता है। अब चंद्रमा लिखो, चंद्रमा होता है 3 अंश का उच्च या नीच। चंद्रमा होता है वृष राशि का उच्च। अपने से कोई भी ग्रह, अब गिनने की आवश्यकता है, केवल लिखने से नहीं, लिख लेते हैं, लेकिन अपने से वृश्चिक में नीच हो जाएगा, ठीक, अपने से 7वीं राशि में, ठीक है। वृष में हम देखेंगे, वृष से अपनी 7वीं राशि कौन सी होती है, वृश्चिक, लिख दिया, नीच हो जाएगा। फिर कौन आता है अगला, होम। होम माने, होम माने क्या होता है, मंगल, ठीक है। तो मंगल कितने अंश पर उच्च या नीच होता है, 28। अभी देखो परसों तुम्हें लिखाया था, अगर तुम्हें दोबारा और इसको देख लोगे तुम्हें याद भी हो जाएगा, है ना। तो 28 पे होता है। तो 28 किस राशि पे होता है उच्च, मिथुन, मकर राशि पे होता है। मकर, तुमने भी याद नहीं किए ना, तुम याद करोगे तो सही आ जाएगा। तो मकर राशि पे उच्च होता है, और अपने से 7वें में कर्क राशि पे नीच हो जाएगा, ठीक है। कर्क राशि पे नीच हो जाएगा। ऐसे ही फिर आगे बुध लिखो, कन्या राशि। वैसे एक काम इसमें किया जाए, ये तो तुम्हें फिर समझ में आएगा। ये मैं गोला इसलिए बना रहा था क्योंकि 2-2 घंटे की एक लग्न चलती है, ठीक है। इस तरह से पूरे दिन भर में कितनी लग्न होती हैं, दिन और रात में 12 लग्न होती हैं। राशियाँ कितनी होती हैं, 12। और 1 घंटे की लग्न कितनी होती है, एक लग्न 2 घंटे की होती है। 24 घंटे 24 घंटे हो गए, 12 लग्न हो गए, 12 दूनी 24।
तो ठीक है, ऐसी राशियों में लगने चलते रहती है, जैसे अभी मेष लगने चल रही है, कभी वृष लगने चल रही है, मिथुन चल रही है, इस तरह से गोला कभी दूसरे दिन समझेंगे। फिलहाल अब इसके अंदर ही हम क्या बना लेते हैं, उच्च नीच। उच्च नीच बना लेते हैं, है ना। तो कहाँ तक पहुँच गए हम, मंगल, तो मंगल तक हमने यहाँ लिख दिया। अब लिखते हैं यहाँ से बुध। बुध किस में उच्च होता है, कन्या। उच्च और नीच, और अंश लिख लेते हैं, ठीक है, छोटा छोटा काम। तो बुध किस में उच्च होता है राधे, स्वराशि। कन्या का स्वामी भी कौन है, बुध। बुध। कन्या राशि का स्वामी कौन है, बुध। बुध। और उसी राशि में उच्च भी होता है, और अपने से सातवें में, अपने से सातवें गिनोगे तो मीन में नीच। मीन में नीच हो जाएगा। कितने अंश का होगा, कितने अंश का होता है बुध में, याद किया, ये तो नहीं होगी। अभी याद नहीं किया, तो लिखो इसको 15 अंश। कितने लिखोगे, 15 अंश में उच्च या नीच हो जाता है, ठीक है। अगर बुध मीन राशि का, यानी बुध अगर मीन राशि का होगा तो 15 अंश तक नीच रहेगा, 15। समझ रहे हो। अब तुम यहाँ से समझोगे मीन राशि कहाँ है, यहाँ। जैसे ही बुध ने कहाँ प्रवेश किया, इस मीन राशि में प्रवेश करेगा। जैसे सूर्य प्रवेश कर रहा था ना, ऐसे ही गोचर ग्रह में बुध भी प्रवेश करेगा मीन राशि में। तो मीन राशि में जैसे ही जाएगा एक अंश पे, तो 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, यानी कि पूरी नीच राशि में तो चला गया, नीच राशि में प्रवेश कर गया, लेकिन 15 अंश तक। तो इसको जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने अंश हैं, 30 अंश हैं। 15 आधा। तो ठीक इसके आधे यहाँ तक 15 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे गिन ले तो 15 बिंदु हो गए। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बुध क्या रहेगा, नीच अवस्था में रहेगा। तो अब बुध का नीच का फल क्या होता है, तो बुध किसका कारण होता है, वाणी का। किसका कारक होता है, वाणी का, लेखन का, बुद्धि का, ज्ञान का, जितने भी साहित्यिक शैलियों से संबंधित हमारे जितने भी कार्य होते हैं पूरे विश्व के अंदर, वो सब कौन देता है, बुध। ठीक है, अगर बुध नीच में होगा, बुध की कुंडली में अच्छी स्थिति नहीं है, तो वाणी में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हो सकता है। जैसे आजकल बहुत सारे लोग होते हैं ना कि वाणी के उससे उनको बहुत सारा स्थिति देखनी पड़ती है, जैसे देख लो वर्तमान समय में। तो ये सब हम बुध से देखेंगे, ठीक है। अब समझ गए ना कैसे नीच होता है। मीन राशि में जाते ही 15 अंश तक नीच हो गया है, तो पूरी राशि में नीच, लेकिन 15 अंश तक वो जैसा फल नीच का देना होता है वैसा देगा। और उच्च का होगा तो कन्या राशि में, ठीक, कन्या राशि कहाँ है, यहाँ। ऐसे ही जैसी सिंह राशि से पूर्ण होता है, कन्या राशि में 15 अंश तक उच्च का फल देगा बुध। अब उच्च का कैसा फल देगा, तो बहुत अच्छा हो, किसी मंचासीन अधिकारी बन सकता है, या किसी लेखन कार्य में हो सकता है, कोई अच्छी प्रतिभा, तो उसको मेडल आदि मिल सकते हैं। उसकी दशा भी चल जाए और उच्च का बुध कन्या राशि का हो तो बहुत अच्छे पद को प्राप्त कर लेता है। टीचिंग लाइन जितनी भी होती हैं टीचर से संबंधित सब बुध प्रदान करवाता है, ठीक है। आगे फिर इनका फलित दिखाएंगे, फिलहाल ये देख लो कि बुध कन्या राशि में 15 अंश का उच्च होता है और मीन राशि में 15 अंश का नीच हो जाता है, समझ रहे हो ना। अब लिखते हैं अगला कौन सा है, गुरु। गुरु अपने से कर्क राशि, यानी कहाँ पर होता है उच्च, कर्क राशि में, कर्क राशि में हो जाता है, मकर में नीच हो जाता और मकर में है, नीच। अब कर्क राशि कहते ही हमने 7 गिन लेना है और मकर राशि मिल जाएगी। कितने अंश का होता है गुरु कर्क और मकर में उच्च या नीच, तो बोलते हैं 5 अंश में। कितने अंश में, ठीक, 5 अंश में। तो ऐसे अब गुरु का क्या काम होता है, ये फलित भी इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहो, मतलब समझ लो। अभी लिखने के लिए लिखेंगे, लिखाऊंगा तुम्हें भाग्य किताब से। प्रदाता भाग्य का होता है, भाग्य तो नवम भाव से देखा जाता है, लेकिन कहीं पर भी, लेकिन गुरु सबसे पहले आध्यात्मिक विद्या को प्रदान करता है, धर्म क्षेत्र को प्रखर बनाता है। धार्मिक क्षेत्र जितने होते हैं, अगर धार्मिक क्षेत्र के अंदर गुरु अगर अपने धर्म का स्थान नवम स्थान कहा गया कुंडली में ना, अभी लिखोगे, मैंने आपको इसलिए बोला था कि वो याद करना, कौन सा, जो मैंने चार्ट बनाया है। हाँ, कौन सा चार्ट बनाया था, भाव दिखाना उसको, इनको दिखा दो। ये देखो, ये रहा 7 8 9, ये देखो, ये नवम भाव है, ठीक है। ये कौन सा भाव है, धर्म का और भाग्य का भाव है। कौन सा राधे, धर्म का और भाग्य का। और भाग्य का। तो नवम भाव से हम धर्म देखेंगे। धर्म मतलब धर्म कौन करवा रहा है, गुरु। अगर गुरु इस नवम भाव में है, अपनी कौन, धनु और मीन राशि का होता है। अगर धनु या मीन राशि हो या गुरु इसमें 4 लिखा हो, उच्च का गुरु यहीं पर बैठा हो, तो बहुत अच्छा धार्मिक होता है। बहुत अच्छा धार्मिक मतलब बहुत अच्छा अनुष्ठान करता और हमेशा भगवान की सिद्धि प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अगर नीच का गुरु होगा तो उसके विपरीत काम करेगा, धर्मशास्त्रों का उल्लंघन करने वाला, हमेशा तर्क वितर्क करने वाला, है ना।
ऐसा वो व्यक्ति होगा। समझ में आ रहा है? हमारा गुरु तो गुरु जी यहीं बैठा है। हाँ, फिर आपकी चर्चा फिर करेंगे। मैंने बोला ना आपसे एक दिन चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि गुरु कहीं पर भी, अब यानी धर्म भाव में बैठ गया, धर्म ही गुरु को दिलाकर उच्च का बैठा है तो अच्छे उसमें उसको क्षेत्र में बनाएगा, अच्छे बहुत अच्छे मतलब धार्मिक क्षेत्र में बनाएगा। लेकिन गुरु अगर उच्च का है तो उसको क्या बनाएगा? बटालियन पंडित कहते हैं ना, बटालियन लेके चलेगा पंडितों। धर्मगुरु, जी धर्मगुरु होता है ना फौज में, तो धर्मगुरु बनाएगा। और धर्म से संबंधित न्यायाधीश, वकील, बहुत अच्छे अच्छे क्षेत्र में उसको प्रोफेसर, ये सब गुरु के काम होते हैं। उच्च का होगा तो बनाएगा, नीच का होगा तो वो अपोजिट बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा गुरु 5 अंश में उच्च या नीच होता है। लिख लिया ना? ठीक है। अब अगला कौन सा आता है? शुक्र। अभी इसके अंदर बहुत सारी अभी फलित की चर्चाएं होंगी, लेकिन फलित की चर्चाएं तब होंगी क्योंकि तुम्हें अभी पहले यह सब कुछ लिखाना भी है। क्योंकि सूर्य से आदि नवग्रह क्या क्या काम करवाते हैं, राशियाँ मेष से लेकर मीन तक क्या क्या काम करती हैं, है ना, किस क्षेत्र में उसको जाना होता है, ये सब एक बार पूरा डिटेल लिख लोगे। इसलिए मैंने बोला इन सबको अपने जहाँ भी तुम्हें मिल रही हैं चीज़ें पंचांग में, किताबों में, तो एक चार्ट बनाते हुए चलो। कम से कम 8-10 दिन में जब चार्ट बन जाएगा तो आने वाले 15-20 दिन में तुम्हारा बहुत अच्छा फलित भी आ जाएगा, गणित भी चलते रहेगी और बहुत अच्छा ज्योतिष अच्छा बन जाएगा। ठीक है, सीख जाओगे। अब शुक्र किस राशि में उच्च होता है? मीन राशि में। और अपने से कन्या और नीच। अपने से छठे में, सातवें में कन्या। कितने अंश में उच्च या नीच होती है, याद किया? 15 नहीं याद किया। 27 अंश में होती है। ठीक है, 27 अंश में अपने से उच्च या नीच। अब समझ गया ना कौन सी किस राशि में चले जा रहा है, तो हमको अब समझ लेना होता है। अब गुरु जी रुक जाना, जैसे ये 27 अंश लिखा है, 27 अंश में जो उच्च होगा शुक्र, हाँ हाँ, हाँ, 27 में उच्च होगा, 3 अंश में नीच होगा कन्या। 27 अंश में ही उच्च होता है, 27 अंश तक ही नीच होता है, बाकी राशि में तो नीच रहता ही है। आप जैसे समझे बुध को, बुध 15 अंश तक क्या रहता है, उच्च या नीच रहता है। और राशि कितने अंश की होती है टोटल? 30 अंश की बात। 16, 17, 18, 19, 20 लगभग 30 तक तो नीच है ही हो। लेकिन जो 15 अंश तक अपना फल देना नीच में चाहेगा, जो 15 अंश तक अपना, गाड़ी बहुत चलती है, जो 15 अंश तक अपना फल उच्च में देना चाहेगा वो अपना प्रदान करेगा उस अंशों के अंदर। बाकी तो नीच है ही, वो फिर अवस्था अपनी नीच में वैसे देता ही है, उतना फल नहीं देगा जितना उन अंशों के अंदर देता है। ठीक है, किसी का सूर्य 10 अंश का उच्च है तो उसको बहुत अच्छे क्षेत्र में सरकारी नौकर बनाएगा, सरकारी नौकरी लगवाएगा। अगर वही नीच का हो जाएगा तो सरकारी नौकरी तो क्या, वो अग्नि से संबंधित भय किसी के, कहते हैं ना बहुत सारे ऐसे सिर फिरे होते हैं, वो किसी की अग्नि तत्व से लेकर वो कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो अग्नि भय करवा देते हैं, किसी की झोपड़ी में आग लगा दी, तो ऐसे दिमाग में उसके कार्य चलेंगे। पराक्रम कौन देने वाला होता है? मंगल। ठीक है, अगर मंगल नीच की दृष्टि सूर्य पे पड़ेगी तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग के अंदर ये बातें होंगी कि हाँ हमने एक गलत कार्य करना है। और कब करेगा वो? कार्तिक मास में करेगा। कार्तिक मास में क्यों करेगा? क्योंकि कार्तिक मास में सूर्य अब क्या हो जाएगा? नीच का हो जाएगा। ठीक 10 अंश के अंदर 1-2-10 दिन के अंदर उसके दिमाग में जब अगर उसको माना जाए सूर्य की ही दशा चल रही है और नीच मंगल का ही अंतर दशा चल रही है, और उस दिन वो कहते हैं ना वही मुहूर्त उसके लिए अगर अपोजिट बन गया तो उस दिन जरूर वो कुछ ना कुछ अपोजिट करेगा। ऐसा व्यक्ति अब कहाँ होगा? इतनी 137 करोड़ की आबादी में कहीं ना कहीं होते हैं। ठीक है, तुम्हें 137 में अलग अलग प्रजाति के लोग मिलेंगे, तो सबके अंदर कुंडली कट जाती है। ठीक है, इसलिए तो कुंडली ज्योतिष उससे परे चलती है। ठीक है, आगे की चर्चा। शुक्र के बाद कौन सा आता है ग्रह? शनि। समझ गए ना? शनि। तो शनि किस राशि में उच्च होता है? तुला राशि में। मेष में नीच। और मेष में अपने से 7वें में नीच हो जाता है। कितने अंश पर होता है? 50। अरे 50 अंश, 30 अंश तो राशि होती है। 50 अंश कहाँ से आ गया? ठीक है, 50 अंश ये नहीं। 10 अंश में ये भी होता है क्या? ना 10 अंश नहीं। जो शनि होता है 20 अंश में। ठीक है, शनि का अपना है, लेकिन 20 अंश में उच्च या नीच। अब तुम समझ गए, जैसे गुरु बैठता है हर राशि में ऐसे शनि बैठता है। अब समझ लेना, तुला राशि में होता है तो तुला में ले आओ शनि को, यहाँ ले आओ, तो इसमें उच्च हो जाएगा। ठीक है, जहाँ सूर्य नीच हो जाता है तुला राशि में, वहीं शनि उच्च हो जाता है। तो सूर्य और शनि का आगे पीछे कम्युनिकेशन बन गया, सूर्य और शनि का। ठीक है,
जहाँ शनि उच्च हो जाएगा जिस राशि में, उसे तो सूर्य नीच हो जाएगा। नीच हो जाएगा। अब समझ गए तुम। अब क्योंकि ऐसे दोनों दुश्मन एक दूसरे के। विपरीत कम्युनिकेशन बन गया इनका। और ऐसे ही किसका हमने बनाना है, मंगल और, अब तुम लिख लिया इसलिए समझ रहे हो, मंगल और गुरु का। मंगल जिस राशि में उच्च होता है और कर यानी कि मकर राशि में उच्च होता है तो कर्क में नीच हो जाता है, वहीं गुरु कर्क राशि में उच्च हो रहा है, मकर राशि में नीच हो जाता है। तो कम्युनिकेशन गुरु और मकर का बन गया। यही तो मेरी कुंडली में उठ रहा है। समझ रहे हो। अब अगला है हमारा किसका, बुध और शुक्र का। बुध कन्या राशि में उच्च होता है और मीन राशि में नीच हो जाता है, और वहीं शुक्र मीन राशि में उच्च और कन्या राशि में नीच। तो बुध और शुक्र का कम्युनिकेशन बन गया नहीं बन गया। तो एक का बन गया सूर्य से, दूसरे का बन गया मंगल गुरु से, तीसरे का बन गया बुध और शुक्र से, और चौथा का बच गया केवल एक चंद्रमा वृष राशि, केवल अकेला वृष राशि में उच्च होता है, वृश्चिक राशि में नीच हो जाता है। तो याद इस तरह से कर लोगे ना, कर लोगे। अब आगे क्या आते हैं, राहु और केतु। और राहु केतु का भी यही अपोजिट है, यानी कि विपरीत है। कैसे, राहु और केतु। तो राहु किस राशि में उच्च होता है, याद किया तुमने? धनु में। हाँ, धनु में तो नीच हो जाता है राहु। तो अपने से आप गिन लो, उसमें उच्च हो जाएगा। क्या आप गिनेंगे? मिथुन में। बहुत अच्छा। किसमें होता है? मिथुन में। मिथुन। और जो धनु में उच्च हो जाए केतु, मिथुन नीच हो जाए बस केतु। ये भी इसके विपरीत हो गया। जहाँ राहु मिथुन में उच्च हो जाता है और धनु में नीच होता है, तो वहीं केतु क्या करता है, धनु में उच्च हो गया, मिथुन नीच हो गया। बस। अब वर्तमान देख लो राहु केतु कौन से ग्रह पे चल रहे हैं। अब जब जब जाएंगे उस राशि पे तो अपना उच्च फल देंगे। ऐसा नहीं कि राहु केतु हमेशा विपरीत फल देते हैं। राहु और केतु अगर किसी की कुंडली में बहुत अच्छे तरीके से बैठे हैं तो उसको बहुत अच्छा इंग्लिश का प्रवक्ता बना के देश विदेशों में उसकी, बहुत सारे जैसे विवेकानंद जी है ना, देखा कैसी छवि हुई थी उनकी, अभी भी चलती है। तो ऐसे अमेरिका में जाके उन्होंने कैसा नाम कमाया। तो ऐसे लोग होते हैं जो राहु केतु से भी अच्छे फल देने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि शनि राहु केतु कहते हैं अरे तुम्हारी कुंडली में शनि राहु केतु आके बैठ गए तो तुम्हारी ये समस्याएं होंगी। ऐसा नहीं, समस्याएं तब होंगी जब कुछ चीज़ें विपरीत होती हैं, ठीक है। बाकी अच्छा फल भी देते हैं। राहु इंग्लिश का बहुत अच्छा ज्ञान कराता है, क्योंकि राहु बुद्धि का बहुत अच्छा योग कारक बन जाता है उस समय, ठीक है। ये क्या लिखना है, मिथुन। अब इनकी ये राशि में ही होते हैं, वैसे होते राशि में ही है। किसी किसी ग्रंथकारों ने इनको 15-15 अंश का उच्च या नीच माना हुआ। 15-15 अंश का उच्च या नीच माना है, वैसे पूरी राशि में ही उच्च नीच देखे जाते हैं, ठीक है। आज की चर्चा इतनी कर लेते हैं फिर, है ना। आज की चर्चा इतनी कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे। टाइम भी हो गया होगी, ठीक है। और मैं ये कह रहा था कि मेरी कुंडली में क्या है, मैं समझ नहीं आया। फिनिश, ठीक है।